अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। केदारनाथ कपाट खुलने के पहले दिन मंगलवार को 18,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और अभी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तीनों धामों में अभी तक यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 67,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 19 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सबसे अधिक 6,81,000 लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और बद्रीनाथ के लिए 5,75,000, गंगोत्री के लिए 3,52,000 और इसके अलावा यमुनोत्री के लिए 3 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी करीब 1,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसके अनुसार 28 अप्रैल तक गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी है। कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में इस दौरान मौसम खराब रहेगा और इसी के चलते तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी खलल पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रप्रयाग से सतेंद्र वर्तमान जुड़ गए हैं। सतेंद्र, एक तरफ एक के बाद एक तमाम जो कपाट है वो खोले जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कोविड के बाद में एक जो लंबा समय रहा तो लोगों में उत्साह, आशा और श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम भी खराब है। तो ऐसे में किस तरह से यात्रियों की व्यवस्था हो रही है और साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि अभी 4 धाम में से मात्र 3 धामों के कपाट खुले हैं और ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 60,000 पार हो चुका है। ये साफ तौर पे जाहिर है कि मात्र कुछ ही दिन यानी कि 22 तारीख से उत्तराखंड में कपाट खुले थे और यात्री यहां पहुंचना शुरू हुआ था। और अगर कल की बात करें तो कल जो केदारनाथ में हमने हालात देखे, केदारनाथ में करीब 18 से 20,000 यात्री सिर्फ उस समय का साक्षी बन रहे थे जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे थे। और यही हाल कल यानी कि आने वाला जो दिन वीरवार का होगा बद्रीनाथ धाम के भी देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ जो धाम है वहां भी हजारों की संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं और उस समय के उस घड़ी का साक्षी बनने जा रहे हैं जब बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। भले ही मौसम कहीं ना कहीं खलल पैदा कर रहा है, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती तो साबित कर रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनका जोश कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ में, केदारनाथ और बद्रीनाथ की, तो करीब 2 बजे जैसे ही 2 से 3 बजे के दौरान जब मौसम लगातार वहां बिगड़ रहा है। अभी हम रुद्रप्रयाग में, आपको मैं सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि अभी साढ़े 10 बजे हैं और जो मौसम कहीं खुला है और धीरे धीरे बादल भी अपने आगोश भर रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये मौसम जो ऊपर वाली क्षेत्र है, ऊपरी जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, वहां बर्फबारी और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जो श्रद्धालुओं का जोश है वो कहीं न कहीं भी कम नहीं देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का जो जोश है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। जी लेकिन सतेंद्र, चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी थी उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि पहले के मुकाबले इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो काफी ज्यादा सरल होगी, आसान होगी और जो सुविधाएं हैं उससे लैस होगी। तो जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था वो सुविधाएं आप जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं और जो श्रद्धालु जा रहे हैं चारधाम यात्रा करने के लिए, तो किस तरह की क्या कोई ऐसी परेशानी जिसका सामना यात्रियों को करना पड़ रहा हो? बिल्कुल, अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सरकार जब यात्रा शुरू होने से पहले लगातार जो कार्यों में जुटी थी, जो चारधाम यात्रा में आने वाली जो श्रद्धालु थे उनके लिए व्यवस्थाओं में जुटी थी। लेकिन जो ग्राउंडी जो तौर पे हम देखा जाए तो जो मौसम ने जो केदारनाथ में जो लगातार बर्फबारी होती, क्योंकि यात्रा से 10 दिन पहले से जो बर्फबारी शुरू हुई वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी है। वहां पे जो प्रशासन जो लोगों के लिए जो पूर्ण रहने की व्यवस्थाएं करनी थी वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। कहीं वो भले ही प्रशासन के लिए चुनौती तो साबित हुई है, लेकिन श्रद्धालु का जोश कहीं भी कम नहीं देखने को मिला। वो अमूमन यही हाल बद्रीनाथ का भी बताया जा सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ में अभी जो पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उसके कारण वहां पे भी कई जो धर्मशालाएं हैं, कई लॉज हैं, कई होटल हैं, प्रशासन वो पहले ही जमींदोज कर चुका था, क्योंकि पुनर्निर्माण कार्य वहां लगातार जारी थे। उनके लिए जो श्रद्धालु हैं वहां पे उनके लिए भी टेंट कॉलोनी बननी थी, वहां उनके लिए
पूरी व्यवस्थाएं होनी थी, लेकिन मौसम की चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के आड़े हाथ आ गई है। जी बिल्कुल, प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी राहत मिल पाती है, क्योंकि आगे कुछ दिनों के लिए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे और कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं आज पांडुकेश्वर में उद्धव और कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही आज तेल कलश भी धाम पहुंचेगा। बद्रीनाथ धाम को सजाने के लिए काम भी जोरों पर चल रहा है और इसकी शुरुआत भी आज से हो गई है। तो करीब 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में मंदिर परिसर को सजाने का जो कार्य है वो भी तेजी से किया जा रहा है। 20 क्विंटल फूलों को लाया गया है और पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। और ये देखिए आप, जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम है, आर्मी की तरफ से इंतजाम है, वो भी काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मौसम है वो बार बार जो सुविधाएं वहां पर की गई हैं, तैयारियां की जा रही है, उसमें परेशानी बन रहा है। हर तरीके की रौनक है, बहुत ज्यादा बढ़िया रौनक है जी। और हम 12-13 साल से आ रहे हैं, लगा हर साल आते हैं। तो कल खुलने पर जब पहला दर्शन होगा तो कितना उत्साह है? उसका तो उत्साह कोई बयान नहीं कर सकता, कोई उम्मीद, कोई बयान कुछ है ही नहीं उसके बारे में। तो हमारा सौभाग्य है ये कि हम प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी। और जो हमें लेके आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद जी। जो हम तो प्रथम बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी वाइब्रेशन और इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ एक बहुत ही उत्सव मिलता है। एक बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, वहाँ बहुत कृपा है। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग का अजब हाल है और यहाँ पर एक और तो स्कूल के टीचर, जो एक स्कूल है वो एक ही टीचर के सहारे चल रहा है, तो वहीं मुख्यालय के करीब पीपरकोट इंटर कॉलेज में भले ही स्टूडेंट सिर्फ 54 हो, लेकिन यहाँ पर टीचर्स की संख्या 14 है। ऐसे में शिक्षा विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ कई सारे बच्चे, जहाँ पर जो शिक्षक की संख्या है वो एक ही है, दूसरी तरफ जहाँ पर 54 छात्र हैं वहां पर टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल जो शिक्षा विभाग है उस पर भी उठ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजय वर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, ये एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ एक स्कूल में कई बच्चे हैं तो वहां पर टीचर नहीं है और एक जगह पर जरूरत से ज्यादा टीचर्स की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में अब ये खबर मीडिया में भी आ गई है, क्या कोई इस और ध्यान दे रहा है अधिकारी, या अभी तक कोई एक्शन लिया गया या आगे किसी तरह का एक्शन लेने की कोई बात, जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं, जो भी एक्शन इसमें होना है ये शासन स्तर पे होना है, देहरादून स्तर पे इसमें होना है, क्योंकि टीचर्स का जो ट्रांसफर का मामला है वो देहरादून से यहाँ होता है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मामला है उत्तराखंड में। यही नहीं, और भी कई स्कूल है, खासकर जो दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम इलाकों में टीचर्स का अभाव है। काफी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे होते हैं। लेकिन जो शहर और उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ जरूरत से ज्यादा टीचर हैं। छात्र संख्या भले ही कम हो, लेकिन टीचर की भरमार है पूरी तरीके। तो निश्चित तौर पे जो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठता है। और ये सवाल भी उठता है कि जो ट्रांसफर एक्ट है क्या वो प्रभावी तरीके से यहाँ पर लागू है, नहीं है, या विभाग में एक तरीके से जुगाड़ चल रहा है। और जिसके लेकिन विजय, वक्त पर जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ का जायजा लेने की कि क्या हालात ठीक चल रहे हैं या नहीं। क्या यहाँ पर सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचता है? मैं आपको बताऊँ, ये मामला आज ही सुर्खियों में आया है और जो ही ये मामला सुर्खियों में आया, निश्चित तौर पर अभी इसको जानकारी ली जाएगी कि इस पे क्या एक्शन होना है जो वहां पर अटैच। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है, कुछ ऐसे भी टीचर है जो अन्य विद्यालयों में के हैं, लेकिन वहां पर उन्हें सुगम इलाके में अटैच किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब जब मामला तूल पकड़ रहा है, बातें आ रही है, तो कोई न कोई एक्शन तो विभाग को लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्शन बहुत जरूरी भी हो जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजय आपका। और खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को लेकर आज मीटिंग होगी और शाम 4 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग लेंगे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में कुछ नए बदलाव भी किए जा सकते हैं।
तो देखिए ये वो नंबर जिस पर कोई भी व्यक्ति 1905 यानी कि तो देखिए 1905 इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसको लेकर मीटिंग हो रही है, कुछ बड़े बदलाव भी इस नंबर को लेकर हो सकते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री खुद ये मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, आज बैठक होनी है हेल्पलाइन नंबर में बदलाव को लेकर, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होनी है सीएम हेल्पलाइन को लेकर। और सीएम हेल्पलाइन के तमाम शिकायतें होती हैं और उनका कहीं ना कहीं एक तय वक्त पर निस्तारण होना चाहिए, इसको लेके कोशिश होती है। तो आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुला। तो दीपांकर से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ेंगे। तो देखिए आज बैठक होनी है जिसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और ये वो नंबर है जिसमें राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या दर्ज करवा सकता है और आज मीटिंग होगी तो कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण तो बना दिया गया, लेकिन इसके लिए अभी तक कर्मचारियों का इंतजाम नहीं हो पाया है। ऐसे में कर्मचारियों की कमी अवैध निर्माण को खुला न्योता दे रही है। हल्द्वानी में रोजाना नए मकान बन रहे हैं, लेकिन नए मकानों के नक्शे पास हो रहे हैं या फेल, इसे देखने के लिए जिला विकास प्राधिकरण के पास में कर्मचारी तक नहीं है। लालकुआ से हल्द्वानी और हल्द्वानी से कालाडूंगी होते हुए रामनगर तक हो रहे अवैध निर्माणों को देखने के लिए जिला विकास प्राधिकरण के पास में महज एक इंजीनियर है। उसमें 27 पदों के सापेक्ष हमारे पास अभी एक जेई जो अन्य विभाग से डेपुटेशन पे आए हैं वो तैनात हैं और 2 अन्य हैं जो 2 दिन के लिए प्राप्त हैं और उनके साथ ही कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से प्राधिकरण का क्षेत्र बड़ा है उसमें ये तो जरूर है कि कुछ दिक्कत। और रानीखेत में कैंटोनमेंट बोर्ड से आजादी को लेकर लोगों का आंदोलन जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड के कानून से रानीखेत के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और अब चिनिया नौला नगर पालिका में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रानीखेत से, जहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के कानून के खिलाफ में आंदोलन जारी है। पिछले कई दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही नगर पालिका में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले भी अधिकारियों से इसकी मांग की गई थी, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते लोग आंदोलनरत हैं। रानीखेत के लोग पिछले 40 साल से कैंट की आज़ादी के लिए और अपने आप को नगर पालिका में शामिल करने के लिए यहाँ पे आंदोलन है। पिछले कई वर्षों से हम लोग भी इस आंदोलन में हैं और हम चाहते हैं कि कैंट के काले कानून से हमें आज़ादी मिले। कैंट एक्ट में व्यवस्था भी है। कैंट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के सिविल एरिया को, छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर जहां कहीं भी एक नगर पालिका स्थापित हो उसमें मिलाया जोड़ा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। तो उसके तहत कैंट एक्ट में भी व्यवस्था है और राज्य सरकार का एक प्रस्ताव, अगर कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाता है तो निश्चित तौर पर रानीखेत नगर पालिका बनाई जा सकती है। और कोटद्वार के काशीरामपुर मल्ला इलाके के एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और गनीमत ये रही कि जिस समय कार में आग लगी उस दौरान कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और साथ ही कार में आग लगने का कारण ओवरहीट बताया जा रहा है। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में गुलदार हाथी के बाद अब बाघ भी लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीते साल बाघ ने अब तक सबसे अधिक 16 लोगों की जान ले ली है, तो इस साल 4 महीने में 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष अब चिंताजनक स्तर पर पहुंचने लगा है। पिछले 22 सालों में 1000 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब बाघ की बढ़ती सक्रियता ने हालात और भी नाजुक बना दिए हैं। पौड़ी के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र के
30 से अधिक गांवों में पिछले 2 हफ्ते से कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। यहां 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने 2 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में 2 टाइगर अटैक्स 13 और 16 को जो रिपोर्ट किए गए, उसके बाद में हम लोगों ने अपनी पूरी जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं। डीएफओ और जो ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ में जो टीम्स होनी है वो वहीं पे हैं। केसेस लगाए जा चुके हैं। बीते साल दिसंबर में मसूरी में हुए चिंतन शिविर में भी मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताई गई थी। विभागों को कहा गया था कि इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, लेकिन इस दिशा में धरातल पर अभी कुछ खास होता नजर नहीं आया है। एक तो हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसके तहत गाँव में स्थानीय जन समुदायों के साथ जनसंपर्क करते हैं, वहाँ की परेशानी समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से एक योजना बनाते हैं। कहीं पर सोलर फेंसिंग की भी व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में गुलदार के बाद बाघ मानव जीवन के लिए दूसरा बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हाथी और भालुओं के हमलों को भी बाघ ने पीछे छोड़ दिया है। इसका एक बड़ा कारण कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में बाघों का बढ़ता कुनबा भी माना जा रहा है। पौड़ी से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी में सरकारी जमीन पर अवैध मजार पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने अवैध मजार पर हथौड़ा चलाया। नई टिहरी एम ब्लॉक के पास में अतिक्रमण कर बनाई गई मजार को प्रशासन ने तोड़वाया है। तो वहीं एसडीएम का कहना है कि 2 बार नोटिस देने के बावजूद भी सरकार जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट था जो पुनर्वास के लैंड पर, उसको विधिवत 2 बार नोटिस दिए गए, परंतु उनके द्वारा इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया। तो इसलिए प्रशासन द्वारा उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है और उसको वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। एज एंड वैन जहाँ पर संज्ञान में आएगा कि इंक्रोचमेंट्स हैं पब्लिक एरियाज में या पब्लिक प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पर विधिवत उसकी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 5 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 14 एटीएम और साथ ही 23,000 नकदी बरामद की है। सभी आरोपी कॉलेज में पढ़ाई करते थे और प्रेमनगर के अलग अलग कॉलेजों में ये आरोपी पढ़ाई करते थे और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही उनके पास से अवैध अंग्रेजी शराब की 70 बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सस्ते दामों में चंडीगढ़, हरियाणा से शराब लाकर देहरादून में छात्रों को सप्लाई करते थे। कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई। तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था। उत्तरकाशी पुलिस ने गणेशपुर में एक होटल में 23 पेटी अवैध शराब और साथ ही 10 पेटी बियर बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से 4 धाम रूट पर शराब तस्करी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान में गणेशपुर के एक होटल से अवैध शराब बरामद की है। होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे है। वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हिमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देसी शराब पीने वालों को फ्रेटा पैक मिलता रहेगा और क्यूआर कोड के साथ ही नई पैकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट की तरफ से हटी रोक के बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट में आगे की एक्सरसाइज पर काम शुरू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देसी शराब के शौकीनों को टेट्रा पैक में शराब मिलती रहेगी। पॉल्यूशन को लेकर लगी याचिका के बाद लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है, जिसमें देसी शराब के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया था। पर अब हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हर टेट्रा पैक में क्यूआर कोड होगा और 10 रुपए ज्यादा वसूला जाएगा और जब ग्राहक खाली पैक वापस करेगा तो 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, इसलिए देसी शराब पीने वालों को क्यूआर कोड वाले टेट्रा पैक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं इससे शराब में मिलावट की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
टेट्रा पैक में लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो एक तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और उसमें जो कांच की बोतलों में नुकसान होते हैं वो उससे भी बचा जा सकता है और जो मिलावट की संभावना रहती है बोतलों में उससे भी बचा जा सकता है। मार्केट में इन दिनों देसी हो या विदेशी ब्रांड विस्की, रेड वाइन, बियर या देसी शराब आकर्षक पैकिंग ग्राहक को पसंद आती है, इसलिए चलते फिरते टेट्रा पैक और कैन डिमांड में रहते हैं। उत्तराखंड में शराब के दाम कम किए गए हैं, पर बावजूद इसके 130 शराब की दुकान अब तक नहीं उठ पाई है, जिससे करीब 500 करोड़ की कमाई होनी है। आबकारी के संदर्भ में 627 दुकानें हमारी देसी विदेशी मदिरा की हैं, जिसमें से 130 दुकानों को छोड़ के बाकी सभी का व्यवस्थापन हो चुका है। यहाँ तक रेवेन्यू की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू इस 130 दुकानों से आना है। शराब को लेकर नियम कायदे जो भी हों, लेकिन शराब की दुकानों पर पीने वालों की लाइन कम नहीं होती और शराब के ऐसे ही शौकीनों को देसी शराब हर टेट्रा पैक पर थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी होगी ताकि प्लास्टिक से पॉल्यूशन न हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें